हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक अराउंड हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है और टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, इसके भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो यूजीसी नेट पेपर 1 में आए हुए हैं। और साथ साथ हम मैथमेटिकल रीजनिंग और जो हमारी कम्युनिकेशन और आईसीटी की यूनिट्स हैं तीन, और उनके भी 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जा करके देख लें जितने भी हमने अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कीटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, हजार्डस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज या न्यूक्लियर एनर्जी। तो गाइस, जो कीटो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? आप सब जानते हैं कि कीटो प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने एक क्वेश्चन किया भी था इस तरीके का। तो जो हमारा कीटो प्रोटोकॉल है वो हमारा रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, या इसको हम पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ओजोन डिप्लेशन जो है गाइस वो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थे, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। जो ओजोन डिप्लेशन है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थे। और हजार्डस वेस्ट जो है दिस इज एसोसिएटेड विद बेसल कन्वेंशन। और जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, 1997 में हुआ था। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर द UNFCCC aimed at reducing greenhouse gas emissions, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो ये थ्री मेजर रीजन थे: ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग और फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। इट लीगली बाउंड डेवलप्ड कंट्रीज टू कट emissions ऑफ gases लाइक CO2, CH4 और N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव यूनेस्को रिकॉग्निशन? मानस, कंचनजंगा, शेषाचलम हिल्स, ग्रेटर निकोबार। तो गाइस ये क्वेश्चन 2013 के अराउंड का है। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही था इसमें से, दैट वाज ग्रेटर निकोबार। बट आफ्टर सम टाइम, फ्यू इयर्स, कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये भी यूनेस्को के लिस्ट में जोड़ दिया गया था। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, आप देख लेना। लिस्ट ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, तो अराउंड 12 है। अगर 2020 के बाद भी कोई ऐड हुआ हो तो आप उसको देख लेना। नीलगिरी फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन 2000, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार जो ऐड किया गया था 2001 में भी, और सुंदरबन 2001 में ही ऐड किया गया था, और नंदा देवी 2004 में, नो क्रेक 2009 में, पंचमढ़ी 2009 में, और सिमिलीपाल 2009 में। और 12 में जो है अचन कमार अमरकंटक 2013 में जो ऐड किया गया था ये ग्रेट निकोबार। और जो अगस्त्य अमलाई है वो 2016 में, और कंचनजंगो जोंगा जो है ये 2018 में, और पन्ना जो है वो 2020 में ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेजाइक even related to damage caused by release of poisonous gases, tragic conditions of poor people, degradation of renewable free access resources, climate change। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज। देखिए, जो ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स है ये बेसिकली सबसे पहले जो टर्म है कॉइन किया गया था जो गैरेट हार्डिन साहब हैं उनके जरिए 1968 में। इट डिस्क्राइब्स a situation where individuals acting independently according to their self-interest behave contrary to the common good of all users by depleting or spoiling a shared resources। और जो यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, तो जो कॉमन है उसका क्या मतलब है? यहाँ पे द कॉमन्स रिफर्स टू शेयर्ड या अनरेगुलेटेड रिसोर्सेज लाइक एटमॉस्फेयर हो गए, ओशियंस है, या ग्रेजिंग लैंड्स है, या पब्लिक पार्क्स है, दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल, एनीवन कैन यूज देम बट राइवललेस में माई यूज रिड्यूस व्हाट इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, राइवललेस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दूसरा पर्सन यूज कर रहा है तो कोई अगर नेक्स्ट पर्सन आना चाहे उसको यूज करने के लिए, तो दैट माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर दैट कमिंग पर्सन। और जो ट्रेजेडी है, बिकॉज नो सिंगल पर्सन ओन्स द रिसोर्सेज, नो वन हैज a direct incentive to protect it, everyone tries to maximize their own benefits। जैसे कि अगर हम देखें कि एडिंग जस्ट वन मोर काउ
to a shared pasture, leading to the eventual destruction of resources for everyone. तो यही है ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स की एक कोई कॉमन रिसोर्स है जिसके रेगुलेशन या यूज के ऊपर चेक लगाने के लिए कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होता है, तो उस वजह से हर कोई इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन के एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वर्क है वो किसका है, तो आप बता देना गैरेट हार्डिन का जो 1968 में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज द मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है मैक्सिमम पर कैपिटा वो नंबर 1 पर यूएसए है, 14.9 टन पर पर्सन हाईएस्ट है इस लिस्ट में। जो भी नाम दिए गए हैं हमारे पास, यूएसए, चाइना 8.9 है, जापान 8.5 है और इंडिया का अराउंड 2.0 पर 0 टन पर पर्सन है। अगर टोटल एमिशंस की बात करें तो टोटल, और देखिए पर कैपिटा इनकम में ये है टोटल एमिशन और टोटल पॉपुलेशन से उस कंट्री के अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको पर कैपिटा निकल जाएगा। बट टोटल एमिशंस में चाइना पहले नंबर पे, यूएसए दूसरे पे, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें अगर, इंडिया तीसरे पे और जो यूरोपियन यूनियन है वो चौथे नंबर पर आता है। तो आप देख लेना पर कैपिटा एमिशंस में यूएसए फर्स्ट है, फिर चाइना, देन यूरोपियन यूनियन, देन इंडिया अमंग मेजर इकोनॉमीज में। विच एक्टिविटी contribute to water pollution more than any other throughout the world? एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इंडस्ट्री या अर्बनाइजेशन। तो जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है वो वाटर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एमिशंस लीडिंग टू द इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन एज ए पॉल्यूटेंट। तो इसमें जो है कौन सा सरफेस ओजोन में मेजर रोल प्ले करती हैं? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, वेटलैंड्स या फर्टिलाइजर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या होता है कि सरफेस ओजोन, या जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं, इज ए हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट दैट इज not emitted directly. It is formed by complex chemical reactions involving two precursor pollutants, जिसके जो मेजर हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड volatile organic compound, वो जिसको हम बोलते हैं। these reactions require sunlight, photochemical reactions and heat to occur. Next है G5 are the five most important emerging economies of the world. Which one of the following does not form part of G5? इसमें बताना है कौन सा G5 का पार्ट नहीं है। मैक्सिको, ब्राजील, चाइना, कोरिया। तो देखिए कोरिया इसका पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। G5 के जो मेंबर्स हैं, जो लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज में, उनमें ब्राजील है, चाइना है, इंडिया है और मैक्सिको है, देन साउथ अफ्रीका है। Or this group was formed in 2005 when the United Kingdom invited the leaders of five major developing countries to participate in the outreach dialogue at the G8 summit, जहाँ पर ये स्कॉटलैंड में हुई थी। The success of this collaboration led them to start meeting independently to promote dialogue and find common solutions to global challenges. Next है the smoke cities in India. The smoke in cities in India mainly consist of oxides of sulfur, oxides of nitrogen and unburnt hydrocarbons, carbon monoxide and SPM या oxides of sulfur and ओजोन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स है। दिस ऑप्शन जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई द टू की प्रीकर्सर पॉल्यूटेंट दैट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक, जिसमें से हमारा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, वो रिलीज फ्रॉम फ्यूल evaporation, incomplete combustion in vehicles and other sources. When these pollutants interact under sunlight, they reduce secondary pollutants, including ground level ozone and various oxidizing compounds, creating the characteristics haze that reduce visibility. Which of the following types of natural hazards have the highest potential to cause damage to humans? अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो ड्रॉट एंड फ्लड जो है वो मोस्ट या कह लीजिए हाईएस्ट पोटेंशियल होता है जो ह्यूमन को डैमेज कर सकता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एट सर्टेन डिफरेंस ईयर वाज 3.5%, assuming exponential growth of population after how many years the population of the world would have increased by a factor?
16 देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो 80 ईयर्स है। कैसे होगा आप यहाँ पे देख लीजिए, स्टेप वाइज आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो डबलिंग का फार्मूला होता है कि कोई भी अगर एक जो उसकी ग्रोथ रेट है उसको आप 70 से डिवाइड कर दें, तो जितना भी उसकी वैल्यू निकल के आएगी उतना उतने ईयर्स लगेंगे। सपोज आपकी 6% पर ईयर ग्रोथ रेट है, तो आप इसको 6 से या 10 से, अगर मान लीजिए 10% है तो आप 10 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 ईयर्स लगेंगे उसकी वैल्यू को डबल होने में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि the world population growth rate at a certain difference year was 3.5%, assuming exponential growth of population, after how many years the population of the world would have increased by a factor 16। तो यहाँ पे आप पहले इसको निकाल लीजिए कि किस डबल कितने उसमें हो जाएगी। तो जब आप 3.5 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 20 ईयर्स आपकी वैल्यू निकल के आएगी, तो पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी एवरी 20 ईयर पे। तो फैक्टर 16 का मतलब हुआ हाउ मेनी डबलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। 16 को अगर 2 सा 4 कर देंगे तो यानी कि 4 डबलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो 4 × 20 कर दीजिए तो 80 ईयर्स में जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी डबल हो जाएगी। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नई नोटिफिकेशन वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।